प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 8 जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। इस चैप्टर का ये दूसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने मुख्य रूप से बात किया था कि किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले ये हार्मोन्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जनन में हार्मोन की भूमिका क्या होती है और उसके बाद हम लोग सीखेंगे लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। तो देखिए ये हार्मोन क्या है, तो हार्मोन जो है वह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है और इसका जो स्रवन होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा ये हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, अब इन हार्मोन का हमारे जीवन में या हमारे जन्म परिपक्वता में क्या भूमिका है। देखिए यौनारंभ के साथ ही वृषण जो है यानी कि टेस्टिज पुरुष हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन का स्रवन प्रारंभ कर देता है और यह हार्मोन लड़कों में लैंगिक लक्षणों के बदलाव के कारक हैं। तो जितने भी नर होते हैं, बालक होते हैं, लड़के होते हैं, उन सभी में जो लैंगिक लक्षण के बदलाव हैं उसका मुख्य कारण है ये पुरुष हार्मोन। और इस पुरुष हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ये याद रखेंगे, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद देखिए कि लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय से स्त्री हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन का स्रवन आरंभ हो जाता है जिसके कारण उनके स्तन विकसित हो जाते हैं। ये हो गया लड़कियों के हार्मोन, है ना। स्त्री हार्मोन, मादा हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन, इसकी वजह से क्या होता है, उनके स्तन जो है वो विकसित हो जाते हैं। अब देखिए इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि, है ना। ये पीयूष ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है और शरीर में जितने तरह के भी हार्मोन्स होते हैं उन सभी को लगभग ये नियंत्रित करता है। इसलिए हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं जनन में हार्मोन की क्या भूमिका है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पुरुष हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन वृषण में स्रावित होते हैं, जबकि स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन जो है उनके ओवरी में यानी कि गर्भाशय में स्रावित होते हैं। तो जनन में हार्मोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए इस जनन की यदि हम बात करते हैं तो हार्मोन से बहुत सारे चीज़ नियंत्रित होते हैं, उनमें से कुछ का हम लोग अभी चर्चा यहाँ पर करेंगे। अब देखिए जनन में हार्मोन के कारण ही हमारे शरीर के अंदर बहुत तरह के परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ परिवर्तन है। जैसे आप देखिए जिसमें ऋतुस्राव है, रजोदर्शन है, रजोनिवृत्ति है। यह मुख्य रूप से तीनों जो अवस्थाएं हैं, तीनों जो परिवर्तन है, ये सभी स्त्री से संबंधित हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऋतुस्राव, है ना। तो यौनारंभ पर अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा, चूँकि 2 अंडाशय होते हैं तो उनमें से किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होते हैं। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार जो है वह मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर गर्भधारण कर सके। लेकिन यदि इस अवस्था में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय का मोटा अस्तर और उसकी भीतरी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और टूटने से क्या होता है, वहाँ जो रक्त होता है वह योनि के द्वारा बाहर आता है, टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है। इसे ही हम लोग ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था के समय सबसे पहले जब ऋतुस्राव शुरू होता है उसे हम लोग कहते हैं रजोदर्शन। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिसे हम लोग रजोदर्शन कहते हैं। अब देखिए यह जो ऋतुस्राव की प्रक्रिया है यह जीवन पर्यंत नहीं चलती है। एक अवस्था के बाद यह ऋतुस्राव बंद हो जाता है ना। तो उसे हम लोग कहते हैं रजोनिवृत्ति। तो लगभग 45-50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव जो है वह रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को हम लोग कहते हैं रजोनिवृत्ति, है ना। तो देखिए मुख्य रूप से तो देखिए आप ऊपर देख सकते हैं जो ऋतुस्राव है, रजोदर्शन है, रजोनिवृत्ति है, ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और अक्सर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं।
चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे है संतति का लिंग निर्धारण, कि बच्चे का जन्म जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि मानव जो होता है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़ा जो होता है वह कायिक गुणसूत्र होता है, और एक जोड़ा जो होता है वह लिंग गुणसूत्र होता है, जन्म गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो ये जो एक जोड़ा गुणसूत्र है उसी के आधार पर बच्चे का जन्म, उसी के आधार पर बच्चे का यानी कि संतति का लिंग निर्धारण होता है। तो जब हम बात करते हैं लड़कों का, तो लड़कों में क्या होता है? वह X और Y होता है, और लड़कियों में होता है X और X। लड़कियों में XX होता है और लड़कों में XY होता है। तो इसी के आधार पर जो है लिंग का निर्धारण होता है। चलिए हम लोग उसको जरा सा देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं यह एक बालक का चित्र है, लड़के का चित्र है, नर का चित्र है। इसमें जो संतति के लिंग निर्धारण के लिए एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वह X और Y है। उसी प्रकार से लड़कियों में X और X होता है। तो जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, तब कौन सा गुणसूत्र किससे आया है, इसी के आधार पर संतति का लिंग निर्धारण होता है। जैसे आप देखिए, अगर लड़के से X गुणसूत्र मिले और लड़की से भी X गुणसूत्र मिले तो दोनों में XX हो जाएगा। तो उस अवस्था में क्या होगा? लड़की का जन्म होगा। परंतु यदि लड़के का Y गुणसूत्र मिले और लड़की का X गुणसूत्र मिले तो उस अवस्था में क्या होगा? X और Y बनेगा, उससे लड़के का जन्म होगा। और यदि लड़के का X और लड़की का फिर X मिल जाए तो दोनों XX होगा, उस अवस्था में क्या होगा? लड़की का जन्म होगा। और इसी प्रकार से लड़का का Y और लड़की का X अगर मिलता है तो क्या होगा? XY होगा, और फिर क्या होगा? लड़के का जन्म होगा। मतलब इसको सीधे शब्दों में यह समझें कि अगर लड़का का X और लड़की का भी X मिले तो दोनों समान हो जाएगा, इस अवस्था में लड़की का जन्म होगा। और यदि दोनों का असमान हो, X और Y हो, तो उस अवस्था में क्या होगा? लड़के का जन्म होगा। तो लड़के या लड़की का जन्म होना इसी से निर्धारित होता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि लड़का या लड़की होने के लिए उसकी माँ जिम्मेवार है। यह पूर्णतः तथ्यहीन है, पूर्णतः गलत है। लिंग निर्धारण के लिए दोनों का ही योगदान होता है, परंतु मुख्य योगदान जो है उसके पिता का होता है, क्योंकि इसमें दो भिन्न भिन्न गुणसूत्र होते हैं और लड़की में दोनों समान होता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।